बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। एतजाज़ हसन से जब एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि हुकूमत ने सोलर यानी शमसी तवानाई को इस्तेमाल करने वालों पर भी टैक्स आयद कर दिया है, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? तो एतजाज़ हसन ने कहा, आप देख लीजिएगा, वो दिन दूर नहीं जब हुकूमत दरख्तों पर भी टैक्स लगाएगी। हर दरख्त के साए पर यानी दरख्तों की छाँव पर भी आपको बिल अदा करना पड़ेगा। सहाफ़ी हंसने लगे तो फिर एतजाज़ हसन बोले कि मैं मजाक नहीं कर रहा, यह हकीकी वाक़या है कि लोग दरख्तों का साया फ़रोख्त करते हैं और मजबूरन लोग साया ख़रीदते भी हैं। कहते हैं कि अफ़गानिस्तान के पहाड़ों के दरमियान एक बहुत पुराना गांव आबाद था। इस गांव और आसपास की सारी ज़मीन बंजर थी, खेत और सब्ज़ा बहुत कम था। दूर दूर तक कोई दरख्त और फसलें बहुत कम नज़र आती थीं। पूरे गांव में पीपल का एक बड़ा सा दरख्त था और इसका बहुत बड़ा और ठंडा साया था। गर्मी के दिनों में इस पूरे गांव में सब्ज़ा वगैरह ना होने की वजह से और बारिशें ना होने की वजह से सूरज आग बरसाता था, तो इसके साए में बैठने का बहुत लुत्फ़ आता था। लेकिन गांव का कोई भी शख्स इस दरख्त या इसके साए के करीब जाने की हिम्मत नहीं करता था। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इस पीपल के दरख्त पर साहिब या जिन्नात का साया वगैरह होगा, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी, बल्कि इसकी असल वजह ये थी कि पीपल का ये दरख्त एक लालची कलियार नामी शख्स के घर के दीवार के साथ उगा हुआ था। वो इस दरख्त को अपनी मलकियत समझता था और किसी को इसके साए में बैठने की इजाज़त नहीं देता था। गांव का धोबी भी हफ्ते में एक दिन कलियार के घर से गंदे कपड़े लेकर जाता और इन्हें धोकर वापस ले आता। इसके बदले कलियार इसको थोड़ी सी रकम बतौर उजरत अता कर दिया करता था। एक दिन धोबी कलियार के घर से गंदे कपड़े इकट्ठे करके अपने गधे पर लाद कर वापस चल पड़ा। ये दोपहर का वक्त था, सूरज सवा नेज़े पर चमक रहा था। गर्मी से इंसान तो क्या, जानवर भी परेशान नज़र आ रहे थे। चरिंद परिंद सब का बुरा हाल था। तो भी जब कलियार के घर से बाहर निकला तो इसने पीपल के दरख्त का दूर तक फैला हुआ ठंडा और घना साया देखा। शदीद गर्मी के इस मौसम में ये ठंडी जगह देखकर धोबी का दिल मचल उठा। इसने सोचा कि मैं इस दरख्त के नीचे कुछ देर आराम कर लूं तो मज़ा ही आ जाए। ये सोचकर इसने अपनी चादर ज़मीन पर दरख्त के नीचे साए में फैलाई। वो कुछ देर में ख्वाबों की दुनिया में जाकर लेट गया। ठंडी हवा और घने साए में जल्द ही इसको नींद आ गई और वो खराटे लेने लगा। एन इसी वक्त कलियार घर से बाहर आया। धोबी को बेतकल्फ़ी से पीपल के साए में सोता देखकर इसका पारा चढ़ गया। इसने लात मारकर धोबी को उठाया और चीख कर बोलने लगा, तुम्हें इस जगह सोने की इजाज़त किसने दी है? धोबी बेचारा हड़बड़ा कर उठ बैठा। बेचारा शर्मिंदा सा हो गया और सर झुकाकर कहने लगा, जनाब मुझे माफ़ कर दें, मैं काफ़ी थका हुआ था, गर्मी भी बहुत है। पीपल का ठंडा साया देखकर मैं रह ना सका, इसीलिए लेटा तो आंख लग गई। ये सुनकर कलियार को और ज़्यादा गुस्सा आ गया। वो चीखने लगा, ये ज़मीन तुम्हारी नहीं है, सारा गांव जानता है कि ये दरख्त मेरा है। मैं इसके नीचे किसी को ठहरने और रुकने की इजाज़त नहीं दे सकता। धोबी ने कहा, जनाब मैं आपके कपड़े बरसों से धो रहा हूँ, मेरा बाप भी आपके घर की खिदमत करता था। अगर मैंने 2 घड़ी आपके दरख्त के साए में आराम कर लिया तो इसमें आपका क्या नुकसान हुआ? अपने काम के बदले मुझे इतना हक तो मिलना चाहिए। धोबी की बात सुनकर कलियार मज़ीद अकड़ गया और कहने लगा कि अगर तुम हमारे कपड़े धोते हो तो इसके बदले में उजरत भी लेते हो, मुफ्त में ये काम नहीं करते। तुम्हें एक लम्हा भी इस दरख्त के साए में आराम करने का हक नहीं है। इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता। कलियार की ये बात सुनकर तो भी हैरत से पूछने लगा, क्या तुम इस दरख्त के साए की भी कीमत मांगते हो? कलियार मुस्कुराते हुए बोला, बिल्कुल ठीक समझे, इससे रकम कमाने का एक नया तरीका सूझ रहा था। धोबी ने पूछा, क्या कीमत है इस साए की? कलियार बोला, अगर तुम दरख्त का ये साया
खरीदना चाहते हो तो तुम्हें सोने के 1000 सिक्के मुझे अदा करने होंगे, एक पाई भी कम नहीं। इतनी ज़्यादा कीमत सुनकर तो भी हैरत के मारे उछल पड़ा। एक लम्हे के लिए इसने सोचा, फिर कहने लगा, ये तो बहुत ज़्यादा कीमत है। मैं तुम्हें साय के बदले में ज़्यादा से ज़्यादा सोने के 200 सिक्के ही अदा कर सकता हूँ। थोड़ी देर दोनों में बहस होती रही। कलियार इस धोबी से ज़्यादा रकम हथियाने के चक्कर में था और धोबी इस दरख्त के ठंडे साये के बदले में कलियार को ज़्यादा रकम देने के लिए तैयार ना था। काफ़ी बहस मुबाहिसे के बाद बिलाखिर धोबी इस पीपल के दरख्त के साये के बदले सोने के 500 सिक्के अदा करने को तैयार हो गया। कलियार ने भी इसकी ये पेशकश कबूल कर ली। वो खुश था कि मुफ्त में इतनी बड़ी रकम हाथ आ रही है। ये भी तय हुआ कि कल गांव के सरपंच को गवाह बनाकर एक मुआहदा तहरीर किया जाएगा। तो भी पीपल के दरख्त के इस साये की कीमत कलियार को नकद अदा करेगा और दोनों इस मुआहदे पर दस्तखत करेंगे। इसके बाद पीपल के दरख्त का ये साया धोबी की मलकियत बन जाएगा। सारे मामलात तय हो जाने के बाद धोबी सोचो विचार में गर्क अपने घर वापस आ गया। दूसरी तरफ कलियार बहुत खुश था कि इसने धोबी को बेवकूफ़ बनाकर एक मोटी रकम हथिया ली है। ये रकम तो इसे मुफ्त में ही मिल रही थी। आखिर दरख्त के साये की कीमत ये क्या होती है? साया भी वो जिसके नीचे वो खुद और ना इसकी बीवी बच्चे आज तक बैठे थे। इसने मंसूबा बनाया कि इस रकम से वो एक खेत खरीद लेगा। कलियार ने अपनी तरफ से तो धोबी को धोखा दिया था, मगर धोबी भी इतना बेवकूफ़ नहीं था जितना इसने समझा था। आखिर धोबी ने भी दुनिया देखी थी। असल में वो कलियार को सबक सिखाना चाहता था। धोबी ने भी बदला लेने के लिए अपने दिमाग में एक मंसूबा सोच लिया था। घर पहुंचकर इसने गधे को इसकी जगह पर बांधा, इस पर रखे कपड़े उतार कर एक तरफ रख दिए और फिर अपनी बीवी से कहने लगा, सुनो, मुझे अपने सोने के जेवरात दे दो। मैंने गिरवी रख कर सुनार से रकम लेना चाहता हूँ। इसकी बीवी ये बात सुनकर दंग रह गई और पूछने लगी, इतनी रकम की एकदम क्या ज़रूरत आन पड़ी? धोबी ने कहा, कलियार के घर के बाहर ये पीपल के दरख्त का साया है, वो खरीदने लगा हूँ। गर्मी में इसके नीचे आराम किया करूँगा। धोबी की ये बात सुनकर इसकी बीवी को तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं आया। कुछ सोचने लगी कि शायद इसके शौहर का दिमाग ख़राब हो गया है। कभी किसी ने दरख्त का साया भी खरीदा है क्या? साया भी कोई जायदाद होती है? वो धोबी को समझाने की कोशिश करने लगी कि ये बेवकूफ़ी मत करो, इस तरह तुम इन जेवरात से भी हाथ धो बैठोगे, क्योंकि दोबारा तुमसे कोई भी ये साया नहीं खरीदेगा और तुम्हारी रकम भी तुम्हें वापस नहीं मिलेगी। लेकिन धोबी अपने फैसले पर अड़ा हुआ था। इसने अपनी बीवी की कोई भी बात सुनने समझने की कोशिश ना की। बीवी फिर कहने लगी, मेरा तो मशवरा ये है कि जेवरात बेचकर तुम कोई खेत खरीद लो, इस पर काश्तकारी करो, जिसे बेचकर तुम ज़्यादा मुनाफा हासिल कर सकते हो और अमीर बन सकते हो। धोबी कहने लगा, देखो, पहली बात तो ये है कि मैं धोबी हूँ, मुझे सिर्फ यही काम आता है। मैं रातों रात किसान नहीं बन सकता। खेत में हल चलाना, बीज बोना और फसल बेचना मेरे बस की बात नहीं। मैं 10 साल भी खेत पर मेहनत करके इतनी रकम नहीं कमा सकता जितनी साय से 6 माह में कमा लूँगा, और इसके बाद तुम्हारे जेवरात भी तुम्हें वापस मिल जाएंगे। धोबी की बीवी समझ गई थी कि इसका शौहर अपना इरादा बदलने वाला नहीं, इसलिए इसने बहस नहीं की थी और चुपचाप अपने जेवरात वाली पोटली लाकर शौहर के हवाले कर दी। धोबी गांव के सुनार के पास पहुंचा और जेवरात इसके पास गिरवी रखकर सोने के 500 सिक्के उधार लिए। दूसरे दिन मुकर्ररा वक्त पर वो सोने के सिक्कों से भरी हुई थैली लेकर मुआहदे पर दस्तखत करने सरपंच के यहाँ पहुँच गया। कलियार पहले ही वहाँ पर मौजूद था। गांव के और भी बहुत से लोग वहाँ पर मौजूद थे। वो इस अजीबोगरीब सौदे पर हैरान थे। गांव में हर तरफ खबर फैल चुकी थी। धोबी ने पीपल के दरख्त का साया कलियार से खरीद लिया है। कलियार ने मुआहदा पहले ही तहरीर कर रखा था। इसमें तहरीर था कि कलियार अपने पीपल के दरख्त का साया सोने के 500 सिक्कों के अविस
धोबी को फ़रोख्त करता है। दोनों में जो भी फरीक इस मुआहदे को ख़त्म करने की कोशिश करेगा, वो दूसरे फरीक को सोने के 1000 सिक्के जुर्माने के तौर पर अदा करेगा। इस मुआहदे पर कलियार ने दस्तखत कर दिए, लेकिन धोबी अनपढ़ था, इसलिए इसने अपने बाएं हाथ के अंगूठे का निशान लगाया। सरपाई ने दो गवाह के तौर पर दस्तखत किए। वहाँ मौजूद सारे लोग इस मुआहदे के गवाह बने और धोबी ने साए की कीमत कलियार के हवाले कर दी। वहाँ मौजूद हर शख्स यही सोच रहा था कि कलियार बहुत चालाक आदमी है, इसने धोबी को लूट लिया है, क्योंकि आज तक किसी ने सुना ना देखा कि दरख्त का साया भी फ़रोख्त होता है। इस दिन के बाद से धोबी का ये मामूल बन गया था। वो दोपहर शाम तक इसी दरख्त के साए तले चारपाई बिछा कर सोया रहता। वो गधे की रस्सी भी अपने चारपाई के साथ बांध लेता। इसका गधा वक़्त बेवक़्त गला फाड़ कर भौंकना शुरू कर देता। कई दफ़ा ऐसा हुआ कि इधर कलियार आराम करने के लिए लेटता या अपने घर में बीवी बच्चों से कोई अहम बात शुरू करता, उधर गधे ने अपनी बेसुरी गज़ल शुरू कर दी और ये ना सिर्फ दिन बल्कि रात का भी गधे का मामूल बन गया था, जिससे इस कलियार को बहुत ज़्यादा खौफ और कराह होने लगी थी। गधे का ये शोर कलियार के लिए बहुत दर्द सर बना हुआ था। सूरज की गर्दिश के साथ साथ साया अपनी जगह तब्दील करता, तो धोबी भी अपनी चारपाई इसके साथ साथ घसीटता रहता। बाज़ औक़ात वो कलियार के घर की दीवार के बिल्कुल साथ जाकर बैठ जाता। कलियार अपने घर में कोई बात ऊंची आवाज़ में करने से डरता था कि कहीं दीवार के साथ बैठा धोबी सुन ही ना ले। इसके अलावा धोबी गांव के दूसरे लोगों और बच्चों को भी अपने पास बुला लेता और सब वहीं बैठकर बातें और हंसी मजाक करते रहते। बच्चे भी शोर मचाने में किसी से पीछे ना रहते। वहाँ पर अक्सर बुज़ुर्ग भी कुछ गप्पों में मसरूफ़ रहते और ऊंचे ऊंचे कहकहे लगाते। ये सारी सूरत-ए-हाल कलियार और इसके ख़ानदान के लिए काफ़ी परेशान कुन थी, क्योंकि कलियार की बीवी ने एक दिन इसे बहुत सुनाई कि तुमने मेरे सर पर ये क्या अजाब बांध दिया है, या दिन को सुकून है और ना रात को। इसका कुछ करो, वरना मैं तुम्हारे ये घर छोड़कर यहाँ से चली जाऊँगी। आखिर एक रोज़ तंग आकर कलियार ने धोबी से बात करने का फैसला कर लिया और धोबी से कहने लगा, लगता है तुम मेरे घर पर भी कब्जे का इरादा रखते हो। तुम्हारा गधा और तुम्हारे जानने वाले सब की वजह से हमारे आराम और काम में खलल पड़ता है। धोबी मुस्कुराया और कहने लगा, ऐसी कोई बात नहीं है जनाब, मैं तो सिर्फ साए के नीचे बैठता हूँ। ज्यों ज्यों सूरज मगरब की तरफ जाता है, साया मशरक़ को सिरक जाता है और आपके घर की दीवार के साथ जा लगता है। मैं इससे आगे नहीं गया। कलियार वक्ती तौर पर तो खामोश हो गया, मगर इसका दिल परेशान था। वो समझ नहीं पा रहा था कि इस मुसीबत से कैसे जान छुड़वाई जाए। मगर फिर एक दिन इसकी जान छूट गई। अचानक एक दिन धोबी गायब हो गया। वो कई दिन तक गांव में भी किसी को नज़र ना आया। वो कहीं मौजूद ना था। इसकी बीवी को भी इल्म ना था कि वो कहाँ गया है। वो काफ़ी दिन तक धोबी नज़र ना आया तो कलियार को हैरत हुई। अगरचा ज़ाहिरी तौर पर इसने लोगों के सामने अपनी तशवीश का इजहार किया, मगर दिल ही दिल में ये खुश था कि चलो इस मुसीबत से जान छुटी। मगर जैसे बुरा वक्त आते पता नहीं चलता। इसी तरह एक दिन जब कलियार अपनी दुकान बंद करके दोपहर का खाना खाने घर आ रहा था तो ये देखकर दंग रह गया। तो भी एक दफ़ा फिर पहले की तरह अपनी चारपाई बिछाए दरख्त के साए के नीचे मौजूद था। इसके आसपास काफ़ी लोग मौजूद थे। जब कलियार करीब पहुंचा तो इसने देखा कि धोबी के पास दर्जन भर बकरियां, भेड़ें, 2 कुत्ते और 2 भैंसें भी थीं। गधा तो पहले से ही इसके पास मौजूद था। सब की आवाज़ें मिल मिलाकर अजीब शोर शराबा कर रही थी। कलियार ने गुस्से में चलाकर पूछा, तुमने ये क्या तमाशा लगा रखा है? तो भी ये सुनकर कहने लगा कि ये तमाशा नहीं जनाब, ये मेरे मवेशी हैं। चूँकि इसको रखने के लिए मेरे घर में जगह नहीं, इसलिए अब ये इसी पीपल के साए में रहेंगे। ये बात सुनकर कलियार तो गुस्से में पागल ही हो गया। वो तो पहले ही अकेले धोबी से तंग था और अब ये भी अपने साथ ले आया था। वो चीख कर कहने लगा कि तुम इन्हें मेरी ज़मीन पर कैसे रख सकते हो? मैंने सिर्फ साया बेचा है, ज़मीन नहीं।
धोबी ये सुनकर कहने लगा, आप सच कह रहे हैं, मैं सिर्फ साया ही इस्तेमाल करूंगा। अगर आपको कोई इतराज़ है तो आप अपनी ज़मीन किसी और जगह ले जा सकते हो। धोबी के ये अल्फाज सुनकर सारे लोग हंसने लगे। कलियार सर पकड़ कर बैठ गया। वो अपने आप को बहुत चालाक समझता था, मगर ये धोबी तो इसके काबू में नहीं आ रहा था। वो झंझना कर बोला, मेरी ज़मीन यहीं रहेगी, तुम अपना साया कहीं और ले जाओ। कलियार की ये बात सुनकर धोबी ने एक और कहकहा लगाया और बोला, ठीक है, लेकिन फिर पीपल का दरख्त भी साथ ही लेकर जाऊंगा, क्योंकि ये साया इसी दरख्त का है। धोबी की ये बात सुनकर कलियार ज़्यादा परेशान हो गया। वो अपने बाप का दादा के लगाए हुए दरख्त को काटने की इजाज़त कैसे दे सकता था। इसने अपने घर वालों और दोस्त और रिश्तेदारों से मशवरा किया और फिर फैसला किया कि धोबी के साए की फ़रोख्त का मुआहदा तोड़ दिया जाए। अब कलियार के पास धोबी को जुर्माने की रकम वापस अदा करने के सिवा कोई चारा ना था। दूसरे ही दिन परेशान कलियार ने धोबी के साथ अपना मुआहदा ख़त्म किया और जुर्माने के तौर पर सोने के 1000 सिक्के धोबी को अदा करके इससे जान छुड़वा ली। धोबी खुश हो गया। इसे अपनी रकम दोगुनी होकर वापस मिल गई थी। इस रकम से इसने गिरवी रखे हुए जेवरात सुनार से वापस लेकर अपनी बीवी को लौटा दिए। इसकी बीवी भी खुश हो गई। इशफाक अहमद साहब कहते हैं कि इस सारी सूरत-ए-हाल के बाद अब धोबी कलियार को नसीहत करते हुए कहने लगा, ये रोशनी, बारिश, धूप, ये सब खुदा के तोहफे हैं, ये अनमोल है, इन पर कब्ज़ा नहीं जमाना चाहिए, बल्कि सब के साथ मिलकर इनसे फ़ायदा उठाना चाहिए। वो दिन दूर नहीं कि जब ये हुकूमत दरख्तों के छाँव पर भी टैक्स लगाएगी।